हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत पारासरी और आप देख रहे हैं डिकोड यूपीपीएससी। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और उम्मीद करता हूं कि आपने अब हाँ इस सीरीज का पहला लेक्चर देख लिया होगा। प्राचीन भारत की सीरीज चल रही है जिसमें हमने हड़प्पा सभ्यता का एक लेक्चर कर लिया था, जिसमें आज पार्ट 2 है जो कि आज हम कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन कर लिया था हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कर लिया था, शहर कर लिए थे, हड़प्पा सभ्यता में क्या लेखन शैली चल रही थी ये कर लिया था, वहाँ का क्या धर्म था उसके बारे में जान लिया था, और वहाँ की क्या अर्थव्यवस्था थी, जैसे कि वहाँ पशुपालन हो रहा था, कृषि हो रही थी, तो किस लेवल पर हो रही थी वो चीज़ें हमने देखा था। अगर हम सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में समाज कैसा था, तो इसमें अन्य चीज़ें देखेंगे। तो हम जब समाज के बारे में जानेंगे तो समाज में ये देखेंगे सबसे पहले कि धर्म कैसा था। अगर हम धर्म की बात करें तो हम जान चुके हैं कि वहाँ कोई एक पर्टिकुलर धर्म के बारे में हम नहीं बता सकते कि ये वहाँ का धर्म था, क्योंकि हम वहाँ की लेखन शैली या लिपि को हम पूर्णतः पढ़ नहीं पाए, या फिर कहें तो हम अभी पढ़ने में असमर्थ हैं, इसलिए हम वहाँ के धर्म के बारे में नहीं बता सकते। लेकिन वहाँ की सामाजिक व्यवस्था के बारे में अगर देखा जाए तो समाज 2 वर्गों में बटा हुआ था, जिसके बारे में हम जानेंगे और उसको नोट कर लेंगे। समाज 2 वर्गों में बटा हुआ था, यानी कि एक शहर होता था और शहर 2 भागों में बटा हुआ होता था, यानी कि एक शहर ऊपरी हिस्सा होता था, एक हिस्सा निचला हिस्सा होता था। ये निचला हिस्सा है और ये ऊपरी हिस्सा है। अगर हम कहें तो ऊपरी हिस्से में शासक वर्ग रहते थे। शासक वर्ग मतलब जो लोग उस सभ्यता पर या फिर हड़प्पा के लोगों पर जो लोग राज करते थे वो लोग ऊपरी हिस्से में रहा करते थे, और जो लोग आम लोग थे जैसे मजदूर होंगे, पशुपालक होंगे या फिर शिल्पकार होंगे, वो सभी इसमें मजदूर, शिल्पकार या कहेंगे पशुपालक या आम जनता इस वर्ग में रहा करती थी, और शासक वर्ग ऊपरी हिस्से में रहा करते थे, जिसकी किलेबंदी हुआ करती थी, यानी कि चारों ओर किला लगा होता था, किला। अगर हम देखें तो यहां लिख देंगे पहला पॉइंट जो है वो ये कि शहर 2 वर्गों में बटा। उच्च और निम्न। अगर हम बात करें शहर की तो शहर जो है वो 2 वर्गों में बटा हुआ है, एक उच्च वर्ग और एक निम्न वर्ग। उच्च वर्ग में शासक वर्ग रहा करता था और निम्न वर्ग में आम जनता रहा करती थी। ठीक है, पॉइंट 2 देखते हैं कि वहां का सामाजिक जीवन क्या था, वहां की जीवन शैली क्या थी, वहां के लोग कैसे रहा करते थे। तो ठीक से देखा जाए तो वहां के लोग ऊनी तथा सूती वस्त्र पहनते थे। ऊनी तथा सूती वस्त्र पहनते थे तथा मिठास के लिए शहद का उपयोग करते थे। शहद मतलब जो हम खाते हैं, मधुमक्खी जो बनाती है, मिठास के लिए शहद का उपयोग करते थे। ठीक है, और अगर हम समाज की कुरीतियों के बारे में बात करें कि अच्छी चीजें हो गई है, तो अब हम कुरीतियों के बारे में बात करें तो उस जमाने में भी पर्दा प्रथा तथा वेश्यावृत्ति यानी कि जो प्रोस्टिट्यूशन होता है वो उस समय भी प्रचलित था समाज में, यानी कि पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति प्रचलित थी। अच्छा, हम एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये हमें पता कैसे चल रहा है कि पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति प्रचलित थी। तो इसका एक साक्ष्य जो मिला है वो ये है कि मोहनजोदारो से एक नर्तकी की मूर्ति मिली है, डांसिंग गर्ल, जिसके ऊपर एक दुपट्टा पड़ा हुआ है सिर्फ और एक हार पड़ा हुआ है गर्दन में। तो इससे एक उम्मीद लगाई जा सकती है कि वेश्यावृत्ति वहां के समाज में प्रचलित होगी। ठीक है, यदि हम उसके बाद और बात करें तो यहां पर जो है वो एक्सेप्शनल केस आते हैं हमेशा। अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमेशा एक्सेप्शनल केस आएंगे, जिसमें हम आपको बता दें कि समाज 2 वर्गों में बटा हुआ था, लेकिन एक शहर ऐसा भी है जहां शहर 3 भागों में बटा हुआ है। और वही क्वेश्चन एक्सेप्शनल केस होते हैं, मैक्सिमम टाइम वही क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो मैं बता दूं, एक शहर ऐसा था जिसमें 3 भागों में बटा हुआ था, एक उच्च, एक मध्य और एक निम्न। उच्च वर्ग में आपको जैसे मैंने बताया शासक वर्ग रह रहे थे, उसमें शासक वर्ग रह रहे थे। निम्न वर्ग में वो लोग रह रहे थे जो आम जनता थी। तो मध्य में कौन थे? मध्य में जैसे मान लो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, वो उस समय मध्य वर्ग में रह रहे थे, यानी कि ये जो प्रशासक वर्ग था,
प्रशासक वर्ग, यानी कि शासक वो होते हैं जो जिनका, जैसे आज इस टाइप से मान लेते हैं, थोड़ा सा सुनते हैं कि शासक आजकल के मोदी जी हैं और जो एसडीएम डीएम है ये हमारे प्रशासक हैं। तो प्रशासक वर्ग कौन सा रहता है? मध्य वर्ग में, और आम जनता निम्न में रह रही है। और ये शहर का नाम याद रख लेना आप, धौलावीरा। धौलावीरा 3 वर्गों में बटा हुआ था। धौलावीरा शहर 3 वर्गों में बटा हुआ था। क्लियरली याद रख लेना, ये पॉइंट एक्सेप्शनल केस है, याद आ जाता है। अब यहां पर 2 पॉइंट और हैं जो एक्सेप्शनल हैं। लोथल शहर, लोथल जो शहर है जो कि हमारे लगभग गुजरात, आज के गुजरात प्रांत में पड़ता है, वो जो है उसमें कोई भी ऐसा जो बंटवारा है, ऐसा कोई बंटवारा देखने को नहीं मिला है। लोथल में यहां लिख लेंगे 5, धौलावीरा में, धौलावीरा 3 भागों में बटा, 3 भागों में बटा, ठीक है। और यदि हम बात करें एक एक्सेप्शनल केस की जिसकी हम बात कर रहे हैं लोथल की, तो लोथल में ऐसा कोई भी शहर की वर्गीकरण देखने को नहीं मिलता है। तो लोथल में कोई वर्गीकरण नहीं है, लोथल कोई वर्गीकरण नहीं, कोई वर्गीकरण नहीं। ठीक है। यदि हम सामाजिक जीवन की बात करें तो इतना हमारे लिए सफिशिएंट हो जाता है, इतना हमारे लिए सफिशिएंट हो जाता है कि वहां जो शहर थे वो 2 वर्गों में बटे हुए थे, लेकिन एक शहर ऐसा था जो 3 वर्गों में बटा हुआ था जिसका नाम है धौलावीरा। ठीक है। और एक शहर ऐसा था जो कि किसी वर्ग में बटा हुआ दिखाई नहीं देता है, लोथल। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अगली बात करें तो जो वहां का जो मनुष्य थे, वहां के जो हड़प्पा सभ्यता लोग थे, वो ऊनी तथा सूती वस्त्र पहनते थे। अगर हम बात करें कि वहाँ लोग मिठास के लिए क्या यूज़ करते थे, तो वहाँ के लोग शहद यूज़ करते थे, और वहाँ समाज में पर्दा प्रथा तथा वेश्यावृत्ति का प्रचलन था। ठीक है, सामाजिक स्थिति लगभग क्लियर हो गई है हमारी। अगर हम बात करें तो अब बात करते हैं मोहरों की। किसकी बात करते हैं? मोहरों की। आप साथ ही साथ इसका नोट्स बनाते रहें और वीडियो को चाहे थोड़ा सा स्लो करके देख लें और इसके नोट्स कंप्लीट बनाते रहें। आपका सिलेबस लगभग कंप्लीट इसी वीडियो से आ जाना है, बहुत ज़्यादा आपको डीप नहीं जाना है। ठीक है, ठीक है। अगर हम बात करें मोहरों की, मोहरों से मैं आपको बता दूं, हड़प्पा सभ्यता में लगभग 2000 मोहरें मिली हैं। कितनी? 2000 मोहरें, लगभग 2000 मोहरें मिली हैं, जिनमें इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको क्लियर बता दे रहा हूं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको देख लेते हैं। जो पहली मोहर मिली थी वो 1853 में मिली थी। 1853 में पहली मोहर किसको मिली थी? ए कनिंघम को, ए कनिंघम को मिली थी, जिसमें यह ध्यान रखना है पहली मोहर जो मिली थी उसमें एक सींग वाला एक जानवर था, एक सींग वाला एक जानवर था, सींग वाला जानवर, तथा उसमें 6 अक्षर थे। अब अक्षर क्या रहे होंगे ऐसा कुछ नहीं पता, मतलब जो दिखने में है वो देखने को मिल जाएगा, लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहे हैं तो उन्होंने क्या लिखा है ये हमको अभी तक नहीं पता है। पहली चीज तो ये हो गया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अगर हम बताएं तो एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें जो मैंने बताया था लॉर्ड शिवा, जिसकी हम बात करते हैं पशुपति नाथ से आज जो कंपेयर करते हैं, उसके लिए बात करें तो लॉर्ड शिवा की एक पुरुष देवता है जो कि उस मोहर पे बैठे हुए हैं और उनके चारों ओर पशु हैं। इसमें एक कुछ इस टाइप से मोहर है वो ऐसे। और अगर हम बात करें लॉर्ड शिवा की तो एक जैसे भगवान शिव अपने मूर्तियों में दिखाई देते हैं, पैर अपना एक के ऊपर एक रखे हुए, ऐसे ही भगवान शिव की तरह ही वो लॉर्ड शिवा बैठे हुए हैं, जिनकी कंपेयर हमने आज के पशुपति नाथ से करी है। ठीक है, पशुपति नाथ। ठीक है, अब इसको कंपेयर करने का एक रीजन और भी है, इसके चारों ओर इस जो पुरुष देवता हैं इनके चारों ओर कुछ जानवर हैं, जिन जानवरों के बारे में बात करेंगे। एक हाथी है, एक शेर है, एक गेंडा, एक भैंस है, और पैरों के नीचे 2 हिरन है। पैरों के नीचे 2 हिरन है। आप कंप्लीटली याद कर लें इन चीजों को। पशुपति नाथ की जो मोहर मिली है, सबसे एक्सेप्शनल केस पूछे जाते हैं इसमें, मैं क्लियर बता दूं आएगा कि कौन सा जानवर पशुपति नाथ की मोहर में नहीं था, तो उसमें ऑप्शन है बैल, जो कि मैं बता दूं मैंने अभी इसमें बैल नहीं लिखा है, तो इसमें ऑप्शन में बैल ही ठीक होगा। यानी कि इसमें पशुपति नाथ से हम कंपेयर तो कर रहे हैं लेकिन यहां पर बैल नहीं है, ये ध्यान रखना है।
यहां पर बैल, मैं लिख दे रहा हूं नोट में अलग से, नोट में अलग से लिख लो, बैल नहीं है। ठीक है, मोहरों में जो कंप्लीट चीजें थी वो मैंने आपको बता दी। और अगर एक चीज और भी है, अगर आप नोट करना चाहें तो कर लीजिए। ट्रेड के लिए जो हमारी जो मोहर हड़प्पा सभ्यता यूज करते थे, जैसे मैंने बोला था कि ट्रेड होता है, व्यापार होता था, तो मेसोपोटामिया से होता था, मिस्र की सभ्यता से होता था। उसके लिए जो ट्रेल के लिए जो मोहर यूज की जाती थी वो एक श्रृंगी यानी कि एक सींग वाले जीव की मोहर को यूज किया जाता था। ठीक है, आप इसे नोट कर लें, एक सींग वाली जानवर का एक मोहर हुआ करती थी, उसका प्रयोग हम उसको ट्रेड के लिए करते थे। ट्रेड मानी व्यापार, व्यापार के लिए उसका प्रयोग किया जाता था। ठीक है, आप इसको नोट कर लें, साथ ही साथ नोट करते जाएं, वरना वीडियो बहुत तेज लंबी हो जाएगी। शासन, अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट पे, तो शासन, अगर हम बात करें शासन की, तो यहां पर हड़प्पा सभ्यता में केंद्रीकृत शासन ऐसा देखो एक्चुअली क्लियर तो कि कुछ भी नहीं है, सिर्फ माना गया है कि ये चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, क्योंकि हमारे पास जो उनकी लिपि है हम उनको आज तक नहीं पढ़ पाए हैं, इसलिए एग्जैक्ट कोई भी चीज़ बता पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल सा ही है। लेकिन इसके लिए बता दूं मैं, उम्मीद करते हैं कि यहाँ केंद्रीकृत शासन होगा, यानी कि सेंट्रलाइज शासन होगा, केंद्रीकृत शासन होगा। और जो शासक वर्ग होगा, जो शासक वर्ग होगा वो व्यापारी होगा, व्यापारी। शासक वर्ग कौन सा होगा? व्यापारी। क्लियर है? शासन व्यवस्था यहां पर कंप्लीट है। हड़प्पा सभ्यता की शासन व्यवस्था के लिए बता दूं, केंद्रीकृत शासन होगा और जो शासक वर्ग होगा वो व्यापारियों की बहुत अच्छी भूमिका से, व्यापारियों की बहुत अच्छी भूमिका रही होगी। ठीक है, शासन हो गया। यातायात की बात करें, अगर हम हड़प्पा सभ्यता के यातायात की बात करें तो हम बताते हैं वहां पर आपके लिए, देखो एक लोथल और एक सुतकोटडा, लोथल और सुतकोटडा दो बंदरगाह मिले हैं, बंदरगाह। अब ये बंदरगाह क्या होता है? बंदरगाह वो होता है जहां जैसे बस स्टेशन पे बस आके रुकती है, बंदरगाह पे आकर पोर्ट रुकते हैं, जैसे पोर्ट जो होते हैं उन पर शिप आके रुकते हैं, जहाज आकर रुकते हैं, वो बंदरगाह कहलाते हैं। ठीक है, हाँ मैं आपको बता दूं, ये मैं अगर यहाँ लगाता हूँ तो आवाज़ थोड़ी कम हो जाती है, इसलिए मैं इसे हाथ में पकड़ा हूँ। ठीक है, कोई कमेंट नहीं करेगा इस बात पे। अब अगली चीज ये है, यहां पर भैंसा गाड़ी और बैलगाड़ी, भैंसा गाड़ी और बैलगाड़ी का प्रयोग। मैं आपको क्लियर चीजें बता दूं, देखो यातायात सिर्फ तीन ही साधनों से हो सकता है, या तो वायु मार्ग से हो सकता है, या थल मार्ग से हो सकता है, या जल मार्ग से हो सकता है। तो जल मार्ग में जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि यहां के बंदरगाह क्या थे? तो लोथल और सुतकोटडा दो बंदरगाह थे हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है, दो बंदरगाह हैं, तो जलमार्ग से यातायात होता था। ठीक है, क्लियर हो गया, नाव हुआ अगर होती होंगी। ठीक है, अगली बात यह है जो थल मार्ग था उसके लिए भैंसा गाड़ी या बैलगाड़ी। क्लियरली एक चीज और यहां पर एक्सेप्शनल केस है कि यहां पर घोड़ा गाड़ी का प्रयोग नहीं है, घोड़ा गाड़ी का प्रयोग नहीं। मैं बता दूं यहां पर आपको, अगर एग्जैक्टली चीज बता दूं तो लोथल सुतकोटडा हड़प्पा सभ्यता के लोग घोड़ा जो जंतु है इससे परिचित नहीं थे। घोड़ा का जो प्रथम साक्ष्य अगर मिलेंगे तो सुतकोटडा में 1700 बीसी में मिलेंगे, जबकि 1700 बीसी में यानी कि 1700 साल पहले, ईसा मसीह के जन्म से 1700 साल पहले हड़प्पा सभ्यता खत्म हो चुकी थी। ठीक है, और उस समय से घोड़ा वहां मिलना स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ये क्लियर हो जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग घोड़ा नामक जंतु से परिचित नहीं थे। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, जो एक्सेप्शनल केस है मैं तुरंत बता रहा हूं जिससे कि आपको चीजें याद रहें। घोड़ा गाड़ी यहां पर नहीं है, बैलगाड़ी और भैंस गाड़ी है। ठीक है, लोथल और सुतकोटडा यहां के यातायात के बंदरगाह है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें तो शिल्प की बात करें, अगर अब यहां तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ही कर दो। उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा तो सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अगर अजीब लग रहा है तो आप कुछ जो ऐसा लग रहा है आपको आप कमेंट करें जरूर। ठीक है, हाँ अगर हम शिल्पों की बात करें, शिल्प के लिए बात करें तो यहाँ मिट्टी के बर्तन पाए जा रहे हैं। ठीक है, और मूर्तियां पाई जा रही हैं, बर्तन। शिल्पों में बात करेंगे तो बर्तन की बात करेंगे,
मूर्तियों की बात करेंगे, ठीक है। और ठीक है, पहले इन दोनों की बात कर लेते हैं। अगर बर्तन की बात करेंगे तो यहाँ काले रंग से बर्तन पाए जा रहे हैं, काले रंग के डिजाइनदार बर्तन, डिजाइन वाले, ठीक है, काले रंग के डिजाइन वाले बर्तन पाए जा रहे हैं। अगर मूर्तियों की बात करें तो मूर्तियों में सबसे ज्यादा पत्थर, धातु और मिट्टी, इनकी मूर्तियां पाई जा रही हैं। आपको मैं बता दूं, तीन चीजें क्लियर कर दूं, यहां पर पत्थर, धातु और मिट्टी की मूर्तियां पाई जा रही हैं। हड़प्पा सभ्यता में पत्थर, धातु और मिट्टी की मूर्तियां पाई जा रही हैं, जिसमें पत्थर की मूर्तियां बहुत कम पाई गई हैं और सबसे ज्यादा पाई गई हैं मिट्टी की मूर्तियां, और धातु की मूर्तियां बीच में है। धातु का मतलब है यहां पर सबसे ज्यादा धातु यूज होता था तो कांसा, क्योंकि यहां पर हमको बता दें मोहनजोदारो से कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। और मैं आपको बता दूं जितने भी शहरों से क्या क्या प्राप्त हुआ है, ये मैं आपको वीडियो के अंत में सभी आपको प्रोवाइड करा दूंगा एक बार में। अगर मैं बीच में लिखाऊंगा तो आपको याद नहीं रहेंगे वो चीजें, ठीक है। हाँ, धातु की अगर हम बात करें तो धातु की मूर्ति जो है नर्तकी की मूर्ति, यानी कि डांसिंग गर्ल, डांसिंग गर्ल की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? मोहनजोदारो से, ठीक है। अगर मिट्टियों की मूर्ति की बात करें तो यहां पर पशुओं की मूर्ति मिलेंगे जो सिक्के बन रहे हैं। उस अब देखो जो सिक्के बन रहे हैं उस पर भी तो जो कुछ कारीगरी करी गई है तो वो भी तो शिल्प में आएगा, ठीक है। तो ऐसी जो मूर्तियां हैं वो शिल्प में आ जाएगी सब चीजें। अगर बात करें इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ, पॉइंट है कि इस सभ्यता का अंत यहां पर मैंने लिखा नहीं है, मैं आपको नगर तथा उनके मिले साक्ष्य अभी लिखवाऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ। इसके एकदम रामबाण कोई हमारे पास इसका प्रमाण तो नहीं है, इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें फिर भी तो हम मान सकते हैं कि बाढ़ से इसका अंत हुआ होगा। मोहनजोदारो और हड़प्पा बाढ़ से संबंधित लगभग ये सभ्यता खत्म हो गई होगी, लेकिन बाढ़ के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, ये क्वेश्चन कई बार आता है कि बाढ़ से खत्म तो हुआ है पर बाढ़ के साक्ष्य मिले कहाँ हैं। बाढ़ के साक्ष्य मिले हैं आपको धौलावीरा में, ध्यान रखें इस बात को, धौलावीरा में बाढ़ के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। और मैं बता दूं जो आधुनिक खोज है, ये तो हमारी पुरानी खोज चल रही है, लेकिन जो आधुनिक खोज है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ होगा तो उसका जो आंसर है वो जलवायु परिवर्तन है, जलवायु परिवर्तन, ठीक है। अगर हम आधुनिक खोज की बात करें तो जलवायु परिवर्तन इसका आंसर मानते हैं, और हम वैसे खोज की बात माने तो बाढ़ को मानते हैं, और बाढ़ के साक्ष्य कहां मिले हैं? धौलावीरा में, ठीक है। अभी मैं कुछ नगर लिखूंगा, नगर से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं ये लिखूंगा और आपको कंप्लीट ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आप इसको याद करें और अगर मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें जिसमें मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, और अगर कोई डिस्कशन करना होगा तो डिस्कशन कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी मैं आपको उस शहर तथा उसके साक्ष्य प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। आइए बात करते हैं कि शहरों से उनसे प्राप्त कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं। अगर हम बात करेंगे मोहनजोदारो से तो मोहनजोदारो से स्नानागार मिला, एक नहाने का बहुत बड़ा स्विमिंग पूल टाइप से बोल सकते हो, जिसमें दोनों साइड से उतरने और चढ़ने के लिए सीढ़ियां भी थीं, ठीक है। और एक अन्नानागार मिला है। इसके आगे मैंने बिगेस्ट लिखा है, मतलब कि ये बिगेस्ट का क्या मतलब है? अन्नानागार यानी कि आजकल के कोल्ड स्टोरेज जो हम बोल सकते हैं वो थे। और अगर हम बात करें अन्नानागार की तो हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ी बिल्डिंग अगर कोई है तो अन्नानागार ही है, ठीक है। सबसे बड़ी बिल्डिंग, सबसे बड़ी इमारत बोल दो चाहे, ठीक है। अगर हम बात करें सबसे बड़ी इमारत का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये सबसे बड़ी थी, यानी कि अगर हम सभी इमारतों को देखेंगे तो सबसे बड़ा इमारत यही था। इससे हिसाब से दो चीज़ें और पता चलती हैं कि हमारे पास उस समय जो कृषि हुआ करती थी वो अच्छी कृषि हुआ करती थी, यानी कि अगर उन्हें चाहिए 500 किलो तो वो लगभग 1000 किलो का उत्पादन कर रहे थे, क्योंकि बाकी जो खाद्यान्न था वो उन्हें एक जगह स्टोर करना पड़ रहा था, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, दाढ़ी वाला पुजारी प्राप्त हुआ है। दाढ़ी वाला पुजारी है जिसकी मूछें नहीं है, आपको क्लियर बता दूं इसमें मूछें नहीं है इसकी, ठीक है, मूछें नहीं है। हाँ, सबको जलाने के साक्ष्य मोहनजोदारो से मिले हैं तथा दफनाने के साक्ष्य कहां से मिले हैं? हड़प्पा से मिले हैं। आप दोनों चीजें याद रखें, सबको
हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदारो से सबको जलाने के साक्ष्य मिले हैं तथा दफनाने के साक्ष्य हड़प्पा नगर से मिले हुए हैं। ठीक है। बुना हुआ कपास का टुकड़ा जो बुना हुआ होता है, जिसे बुन लेते हैं, वो कहाँ से मिला है? मोहनजोदारो से। ठीक है। बनावली से पकी हुई ईंटें और से बनी हल्की प्रतिकृति मिली है, मतलब हल जैसा कुछ है, वो हमें कहाँ से मिला है? बनावली से। ठीक है। अभी और शहर हैं, उन शहरों के बारे में थोड़ा थोड़ा देखते हैं उनसे क्या क्या मिला है। वनडे एग्जाम्स में उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही क्वेश्चन एक कंप्लीट आ जाएगा। आइए बात करते हैं कालीबंगा से क्या क्या प्राप्त कर रहा है। तो कालीबंगा से अग्निकुंड मिला है, चूड़ी कारखाना मिला है, युग्म समाधियाँ मिली हैं और जुता हुआ खेत मिला है, अलंकृत ईंटें मिली हुई हैं, कई घरों में कुएं मिले हुए हैं। ठीक है। ये कालीबंगा से मिला हुआ है। और धौलावीरा से बांध और जलाशय के साक्ष्य मिले हुए हैं, बाढ़ के साक्ष्य धौलावीरा से मिले हुए हैं। ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। लोथल मैंने बताया था, लोथल बंदरगाह है, तो सिंध घाटी का मैनचेस्टर बोला जाता है। ठीक है। और अग्निकुंड मिला है वहाँ से, गोदीवाड़ा मिला है और युग्म समाधियाँ मिली हुई हैं। ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लग रहा होगा, और अगर अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर जरूर करिए और अपने दोस्तों को दिखाइए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और इसके बाद मैं एक सेशन और लेके आऊँगा जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगभग हड़प्पा सभ्यता से लगभग 70 से 80 क्वेश्चंस होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे, उनको हम रिवाइज करेंगे और हमारा कंप्लीट ये चैप्टर हो जाएगा। ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं क्लियर करा दूंगा। ठीक है। और कोई क्वेश्चंस हो तो आप अपने कमेंट में लिख सकते हैं, ज़रूर आपका सम्मान रहेगा। और सब्सक्राइब करें, लाइक करें।